हाँ, तो अपन ने क्या किया था, जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स थे उनका थीरियो एंड इरिथ्रियो कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था, जो नोमेनक्लेचर की अपनी बात चल रही थी। आज अपन बात करेंगे आर एस नोमेनक्लेचर। मेंशन कीजिए आर एस नोमेनक्लेचर, आर एस नोमेनक्लेचर। आर एस नोमेनक्लेचर, आर एस नामकरण। है बात समझ में? आर एस नामकरण, आर एस नोमेनक्लेचर। हिंदी इंग्लिश का इतना एक बार में क्या है पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो कई बच्चे होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं। मैंने उनको मेंशन कर दिया आर एस नोमेनक्लेचर। एक बच्चा पीछे से बोलता है सर इंग्लिश में ही बताए जा रहे हो आप, हिंदी में तो बता ही नहीं रहे। मैं क्या नहीं बताया? बोले सर आर और एस को हिंदी में कैसे लिखें? है बात समझ में? तो कई बार बूढ़े बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम हो जाते हैं, है ना। आर एस नोमेनक्लेचर, आर एस नोमेनक्लेचर, आर एस नामकरण। और इसमें मेंशन करना गिवन बाई, लिखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, गिवन बाई काहन, CAHN, साइंटिस्ट के नाम है, गिवन बाई काहन, CAHN, गिवन बाई काहन, Ingold, given by Kahan, Ingold and Prelog, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। यह है नामकरण काहन, इनगोल्ड व प्रीलोग के द्वारा दिया गया है। यह नामकरण काहन, इनगोल्ड व प्रीलोग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट मेंशन करना दिस सिस्टम ऑल्सो नोन एज, दिस सिस्टम नोन एज आर एस सिस्टम, दिस सिस्टम नोन एज आर एस सिस्टम एंड CIP सिस्टम। CIP सिस्टम क्यों बोला CIP सिस्टम? किसके द्वारा दिया? काहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग, तो CIP। ठीक है, दिस सिस्टम नोन एज RS सिस्टम एंड CIP सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इसे RS सिस्टम व CIP सिस्टम के नाम से जाना जाता है। CIP सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो R है बेटा कि R आया कहाँ से? R के लिए जो तुम्हारे पास में एक लैटिन वर्ड है R, रेक्टस। आई बात समझ में? लैटिन वर्ड है, लैटिन में रेक्टस को बोला जाता है राइट। आई बात समझ में? इसको रेक्टस को क्या बोला जाता है? राइट। ठीक है ना, ये बात समझना चाहिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इस चीज को बात को समझना। ठीक है, एल का मतलब यहां पे लैटिन वर्ड में क्या होता है? सीनीटर, और इसका मतलब होता है लेफ्ट। आई बात समझ में? तो यहां से आप देखेंगे कि राइट में यदि मतलब रोटेशन जो है तुम्हारे पास में कि हम जो डायरेक्शन है वो राइट साइड जा रही है, दैट मीन्स उसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। लेफ्ट साइड जा रहा है, दैट मीन्स उसका कॉन्फ़िगरेशन L होगा। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस बात का ध्यान रखना, वो बना लो।
बना लिया। अब मेंशन करना CIP रूल, इसके कुछ रूल है आरएस नोमेनक्लेचर के लिए, तो मेंशन करना CIP रूल। CIP रूल, और इसमें लिखना हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। हायर द एटॉमिक नंबर, फर्स्ट रूल है यहाँ पे, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या क्या मेंशन करेंगे कि उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता दी जाती है। क्या मेंशन करोगे? उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता दी जाती है, उच्च वरीयता दी जाती है, उच्च वरीयता दी जाती है। उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता दी जाती है। देखो कैसे, उच्च परमाणु क्रमांक को उच्च वरीयता दी जाती है। अब यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे अपन। देखो मैं एक एग्जांपल मेंशन करवाता हूँ आप लोगों को कि ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, अब आपको पता है ना ये कौन सा प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया FCl Br और क्या भैया I, FCl Br I। तो यहाँ बात करें हमने तो इनमें एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा किसका है, आयोडीन का है तो इसको 1 नंबर मिलेगा। फिर किसका है Br का तो इसे 2 नंबर मिलेगा। फिर किसका है Cl का तो इसे 3 नंबर मिलेगा। फिर F का है तो इसे क्या मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, ये फर्स्ट रूल है, मेंशन कर लीजिए। बना लिया, इनको समझेंगे फिर एक एक बार, ये रूल समझ लीजिए पहले आप लोग। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल समझिए इसका। सेकेंड रूल समझिए, इफ आइसोटोप मेंशन करना, इफ आइसोटोप ऑफ द सेम, इफ आइसोटोप, इफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम, भाई यहां पे आइसोटोप का मतलब समझते हो ना कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे आपने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आइसोटोप है भाई, तो क्या बोलेंगे, इफ आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट, ऑफ द सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट, then हायर द मास नंबर हायर द प्रायोरिटी। अब क्या बोलेंगे, हायर द मास नंबर
हायर द प्रायोरिटी, हायर द प्रायोरिटी, हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या मेंशन करेंगे कि एक ही तत्व के समस्थानिक उपस्थित होने पर, मेंशन करना, एक ही तत्व के समस्थानिक उपस्थित होने पर, समस्थानिक उपस्थित होने पर उच्च वरीयता उच्च द्रव्यमान को दी जाती है, उच्च वरीयता उच्च द्रव्यमान को दी जाती है, उच्च वरीयता उच्च द्रव्यमान को दी जाती है, उच्च द्रव्यमान को दी जाती है। आई बात समझ? देखिए कैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास में यहाँ पे है FCl और H और यहाँ पे है D। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट रूल लगाएंगे, हायर द एटॉमिक नंबर। ये लो भाई, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी, यही तो रूल लगेगा। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है? क्लोरीन का, तो क्या बोलेंगे? 1 नंबर। फिर किसका है? इसका। अब इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया। हाइड्रोजन का H, D और T का एटॉमिक नंबर सेम होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है इनका 1 1 1। आई बात सुन? लेकिन इनका जो मास होगा ना, इनका जो मास नंबर होगा, इसका होगा 1, इसका होगा 2 और इसका होगा 3। ये मास नंबर। तो हायर द मास नंबर, हायर द प्रायोरिटी। तो मास नंबर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, तो ये 3 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा। ये नंबरिंग करना अपने को आना चाहिए पहले तो। जैसे आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो ना, ऑर्गेनिक के अंदर नोमेनक्लेचर, वहाँ पे नंबरिंग की तो देखें तो है सबसे पहले। तो ये सबसे पहले आपको नंबरिंग आनी चाहिए, बना लीजिए इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट रूल मेंशन कीजिए, थर्ड रूल। थर्ड रूल मेंशन कीजिए। थर्ड रूल मेंशन कीजिए। इफ एटॉमिक नंबर, थर्ड रूल मेंशन कीजिए, इफ एटॉमिक नंबर आर सेम, इफ एटॉमिक नंबर आर सेम, भाई एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तुम्हारे पास में, तब कहाँ जाओगे? इफ एटॉमिक नंबर आर सेम, देन वी मूव टुवार्ड्स नेक्स्ट एटम, देन वी मूव टुवार्ड्स नेक्स्ट एटम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब परमाणु क्रमांक, यदि परमाणु क्रमांक समान है, यदि परमाणु क्रमांक समान है, तो हम आगे के परमाणु का परमाणु क्रमांक देखते हैं, आगे के परमाणु का परमाणु क्रमांक देखते हैं। जैसे समझना बात को, OH, NH3, CH3,
CH2CH3। देखो कैसे देखना है, इनमें आपने देखा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, तो 1 नंबर। ये कितना, 2 नंबर। अब कार्बन कार्बन का तो सेम है कि नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि इस कार्बन पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इनमें से देखना है, यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी है कि हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। नेक्स्ट आइटम पे मूव करोगे, भाई इन दोनों से तो काम हो नहीं रहा। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट है। आप क्या देखो कि इनमें से जो आपने अभी, इन पे मूव मत करो, आप यहाँ से चेक करते चलो, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, फिर कार्बन का है। आई बात समझ में आ रही होगी। इनको तो छोड़ ही दिया, ये तो कॉमन हो गया, लेकिन अब इनमें जब बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको कितना नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर। इसको कितना नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर। आई बात समझ में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास में, और देखिए यहाँ नंबरिंग की बात आई। आप देखो कि डायरेक्ट इस कार्बन में, भाई यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, समझ लेना भाई। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप जब बनाते हो तो यही तो है, इसको हमने कैसे बना दिया, ऐसे फिशर प्रोजेक्शन। तो आप देखिए फ्लोरीन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है। आप बोलोगे सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो ठीक है, इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर। अब चक्कर इनमें पड़ेगा भैया। आई बात समझ में, कार्बन कार्बन दोनों का सेम है। आप इसको कैसे मेंशन करोगे, एफ एफ और एफ। इसको कैसे मेंशन करो, एच एच और क्या, सी एल। सी एल और फ्लोरीन को आप चेक कीजिए, दोनों में से ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का ज़्यादा मिलेगा। आई बात समझ में। इनमें आगे मूव करना नहीं है अभी। यदि तुम्हारा क्वेश्चन यही सोल्व हो रहा है तो तुम यही सोल्व करो इसको। आई बात समझ में। सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो ये 3 नंबर, ये कितना नंबर, 4 नंबर। ये दूसरा एग्जाम्पल सोल्व कर लीजिए यहाँ पे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, NH2 F CF2Cl CHCl2, ये है सपोज दैट। इस टाइप का एग्जाम्पल है। कैसे सोल्व करोगे भाई, ये 1 नंबर, ये तो भी किया था सोल्व, ये 2 नंबर, यहाँ पे HCl Cl, यही तो है। यहाँ पे F F और क्या है, Cl। देखो यहाँ पे Cl Cl तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन सोल्व नहीं रहा। फिर देखेंगे Cl और किसको, F को, भाई यहाँ पे सोल्व हो रहा है। इसमें Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है। इस वजह से ये कितना नंबर, 3 नंबर, और ये कितना नंबर चला गया, 4 नंबर। मेंशन कर लो ये। सबसे पहले तो नंबरिंग ही आनी चाहिए आपको। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट मेंशन करना, नेक्स्ट रूल, मल्टीपल बॉन्ड आर कंसिडर इन द फॉलोइंग। मल्टीपल बॉन्ड आर कंसिडर इन द फॉलोइंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, बहुबंधों को निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से लिखा जाता है। निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इनको देखो कैसे कंसिडर करेंगे अपन।
देखिए मल्टीपल बॉन्ड है, मान लीजिए आप लोगों के मल्टीपल बॉन्ड ये लगा ए और ये क्या भैया बी, ऐसा है। इस मल्टीपल बॉन्ड को आप कैसे सोल्व करोगे, बात को समझना कि तुमने ये जो डबल बॉन्ड है, समझना ये जो डबल बॉन्ड है इसके डबल बॉन्ड को हटा दीजिए यहाँ से। इस डबल बॉन्ड को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। और एक डबल बॉन्ड हटाओगे तो समझना जहाँ पे ए जुड़ा हुआ है उसके पास बी जोड़ दो, जहाँ बी जुड़ा हुआ उसके पास में ए जोड़ दो। आई बात समझ में? तो अब इस एटम से कंसीडर करो कि इस एटम से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो इस एटम से कौन जुड़ा हुआ है, ये बी और बी जुड़े हुए हैं, जो मार्क कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है, नहीं तो फिर और आगे जाके मूव करो इस पर। आई बात समझ? यस या नो? जैसे तुम्हारे पास में है ये एल्डिहाइड, ये कि कार्बन डबल बॉन्ड ये है, इस गैस को ओपन करना हो मुझे तो कैसे करूँगा कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको हटा दीजिए, और जहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है वहाँ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ वहाँ कार्बन जोड़ दीजिए। ये लीजिए, अब इस क्वेश्चन को इस वे में हम सोल्व करेंगे, बाद में देखेंगे सोल्व कैसे होंगे। अभी तो आप ये लोग बना लीजिए। जैसे तुम्हारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि ये आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आप लोगों को, इसको कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, और जहाँ से ऑक्सीजन का आपने बॉन्ड को ओपन किया है वहाँ पे क्या मेंशन करोगे, कार्बन। ये मेंशन कर लो एक बार। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड को कैसे ओपन करोगे आप लोग। ट्रिपल बॉन्ड को देखना कैसे ओपन करोगे। ए ट्रिपल बॉन्ड क्या है, बी है, ए, यहाँ पे जब आपने बॉन्ड किया यहाँ पे मैंने बी, मतलब दोनों दो बॉन्ड यहाँ पे रिमूव कर दो आप। और रिमूव करने के बाद में यहाँ क्या मेंशन कर दो, बी, और यहाँ पे भी क्या मेंशन कर दो, बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए, और यहाँ पर क्या हो गया, ए। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल क्या है, साइनाइड। इसको जब आप ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या है, कार्बन और कार्बन, ऐसे कंसीडर करेंगे अपन लोग। बना लो एक बार इसको। जैसे इतना बताने के बाद भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनकी नंबरिंग करो। देखिए इनकी नंबरिंग करना। क्या है तुम्हारे पास में, OH, NH2, CHO, COOH, इसकी नंबरिंग करनी है मुझे। आप देखो इसमें कार्बन 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 सेम है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, फिर किसकी, नाइट्रोजन की। अब इन दोनों में चेक करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग का फर्स्ट एटम चेक करना है, फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर चेक करना है आपको। ग्रुप पे नहीं जाना है, एटम पे जाना है आपको। अब यहाँ कार्बन कार्बन सेम है, लेकिन इसको ओपन करोगे तो कैसे होगा ये ओपन, यहाँ पे ऑक्सीजन, भाई इस कार्बन की बात करेंगे ऑक्सीजन, ठीक
ठीक है ना, और ऑक्सीजन यही तो होगा, और क्या हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या जुड़ा हुआ है कार्बन। इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे यदि आपको अच्छे से समझना है तो पूरा ओपन करके लिखिए आई बात समझ में, और यहाँ पे OH यही तो है। तो हम इस केस के अंदर बात करें, देखो सिंपली ये ओपन करके लिखा है, बाकी इस आप ओपन करके ना भी लिखते हो तो कि गेस कीजिए, ये सब कुछ मान लीजिए आपको इतना ही आ जाए भाई तुम्हारे पास में ये CH होता है। यहाँ पे क्या करोगे, इस एक ऑक्सीजन का मतलब आप यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकालना, एक ऑक्सीजन का मतलब 2 ऑक्सीजन। तो कैसे कि इस कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। आई बात समझ में, यही तो है, देख लो चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्या हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन का मतलब क्या निकालना आप, 3 ऑक्सीजन से H ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, देख लो चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन से निकालना, सॉरी हाइड्रोजन। कार्बन पे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बात समझ में आ गई होगी कि 2 ऑक्सीजन जहाँ पे भी आपके पास में मेंशन है उसका मतलब है 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का मतलब 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 1, तो कितने मानोगे आप, 2, तो ये क्या हो गया H ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ कितने, 2, तो कितने मानोगे, 3। तो देखिए ये सेम, ये सेम, सोल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 3 नंबर, यहाँ पे क्या बोलोगे, 4 नंबर। ये नंबरिंग है तुम्हारे पास में। ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व करें। इसमें बात करें अपन तो यहाँ पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब इसको ओपन करके लिखिए भाई, यहाँ कार्बन का मतलब क्या है, इस कार्बन के ऊपर कितने, समझना बात को, इस कार्बन के ऊपर कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन, क्योंकि ये जब डबल बॉन्ड उठेंगे एक तो खुद है ही, 1 2 और लग जाएंगे तो क्या मानेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। इस पे क्या है, इस पे आप हटाओगे तो यहाँ पे 1 कार्बन और आएगा, तो इससे डायरेक्ट अटैच कौन है तुम्हारे पास में, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इन दोनों में चेक कीजिए हाइड्रोजन ज़्यादा है कि कार्बन का, कार्बन का ज़्यादा होता है। तो ये कितना नंबर, 3 नंबर, ये कितना नंबर, 4 नंबर। नंबरिंग करना देख लो ये कैसे नंबरिंग की है आपने। बना लिया यहाँ तक का, यस या नो। अब मेंशन कीजिए कायरलिटी रूल। मेंशन कीजिए कायरलिटी रूल इसी के अंदर। किरेलता नियम, कायरलिटी रूल, किरेलता नियम, किरेलता नियम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे में किरेलता नियम। अब देखिए RS नोमेनक्लेचर अपन देखेंगे 1 by 1। सबसे पहले आप मेंशन कीजिए RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैंने लिखवाया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में RS नामकरण, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में RS नामकरण। तो देखिए भैया ये तुम्हारे पास में फिशर प्रक्षेपण सूत्र में ये एक किरेल कार्बन का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है।
तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 4 नंबर, तुम्हारी जो नंबरिंग है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना होता है, 4 नंबर होता है। तो ये 4 नंबर अप और डाउन प्रेजेंट होना, समझना बात को, अप और डाउन प्रेजेंट हो, यस या नो। अप और डाउन के अंदर आंसर क्या है, एज वेल एज रखना। आंसर, इतनी सी इंग्लिश तो सबको आती है, आंसर एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब क्या है, जैसा आंसर आपका आया है वही उसका आंसर होगा। आई बात समझ, जो आंसर आपका आया है वही होगा। यहाँ तरीके देख लेना, मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ RS नोमेनक्लेचर निकालना, ठीक है। एक केस है तुम्हारे पास में कि यदि ये 4 नंबर लेफ्ट और राइट में हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, सॉरी इधर तो हो ही गया ना, लेफ्ट में हो और राइट में हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारे पास में आंसर आया है उसको रिवर्स कर दो, उसका उल्टा कर दो। आई बात समझ, यहाँ पर क्या होगा, आंसर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो समझ लेना। जैसे आर आया तो आर का क्या कर दो, एस कर दो। एस आया तो एस का क्या कर दो, आर कर दो, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा भैया। आई बात समझ, ठीक है। ये सेम चीज़ें किसके अंदर अप्लाई होगी कि मान लीजिए 2 कायरल कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, तो 4 नंबर यहाँ ऊपर और नीचे आने पर आंसर क्या होगा, एज वेल एज होगा। आंसर एज वेल एज। आई बात भाई, एक साथ कर दिया मैंने। हो सकता है इस वाले कार्बन के लिए 4 नंबर आ जाए, या हो सकता है इस वाले कार्बन के लिए 4 नंबर नीचे आ जाए। अब ध्यान देना, 4 नंबर इधर भी आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो आंसर क्या होगा, रिवर्स होगा। आंसर रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब आप समझते ही हो। एक बार इनको बना लीजिए आप लोग, सबको बनाएंगे फिर पढ़ेंगे अपन RS नोमेनक्लेचर, निकालना ही बाद में देखेंगे। बना लिया होगा मेरे हिसाब से, बनाओ फटाफट, जल्दी करो। ठीक है, सेकंड लिखिए, RS कॉन्फ़िगरेशन इन, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेजडेज, वेजरेस रिप्रेजेंटेशन। वेजडेज भी अपन ने पढ़ा था, वेजडेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में ना, वेजडेज में RS नामकरण। वेजडेज में कैसे करेंगे, इस बात को भी समझना भैया कि जब तुम्हारे पास में ये ऐसे है, वेजडेज को कैसे मेंशन करोगे, एक कायरल कार्बन पे ऐसे ही मेंशन करोगे। तो 4 नंबर इस डेज पे होने पर, 4 नंबर डेज पे होने पर आंसर क्या होगा, आंसर एज वेल एज होगा। 4 नंबर डेज पे होने पर आंसर क्या होगा, एज वेल एज होगा। चार नंबर वेज पे होने पर आंसर क्या होगा, आंसर रिवर्स होगा। आंसर क्या होगा, रिवर्स होगा 4 नंबर वेज पे होने पर। और 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ होने पर, किस पे, प्लेन ऑफ द पेपर होने पर, 4 नंबर प्लेन ऑफ द पेपर होने पर यहाँ इवन चेंज होंगे, जिसको मैं समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन चेंज। देखेंगे इस केस को भी देखेंगे, इवन चेंज, सम परिवर्तन होंगे। सम का मतलब जैसे 2, 2 परिवर्तन हुए तो उसको मतलब क्या है, ये जो वैल्यू होगी मतलब 1 का मतलब क्या होता है, ओड, और 2 का मतलब क्या होगा, इवन। आई बात समझ, तो इवन चेंज होंगे, सम परिवर्तन होंगे, सम परिवर्तन होंगे, सम परिवर्तन।
बना लीजिए यहाँ तो। इतना सीखने के बाद में अपने पास में जितने भी मॉलिक्यूल है उनका अपन क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। RS नोमेनक्लेचर देखेंगे उनका। बना लो इसको फटाफट। बना लिया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लिया, ये बात समझ लेना। अब कैसे देखो इनको सोल्व कैसे कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर बता दिया, सब तरीके बता दिए, आंसर कैसे निकालना है वो बता दिया। तो देखिए मैं एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब यहाँ पे आई बात समझ में। एग्ज़ाम में हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूले बना के दे दे, या हो सकता है वो नाम दे दे। अब देखिए FCl Br और I, ये एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट मतलब घड़ी क्लॉकवाइज जाओगे ना आप, यानी कि राइट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या बोलोगे, R बोलोगे। लेफ्ट में जाओगे तो क्या बोलोगे, S बोलोगे। यहाँ नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 नंबर, ये कितना हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये क्या हो गया 4 नंबर। तो देखिए कैसे जाओगे, 1 2 3 4, यही तो गया अपन। तो ये बताओ मुझे जो डायरेक्शन हुई वो क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हुई कि नहीं हुई, यस या नो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मतलब क्या बोलूँगा, लेफ्ट बोलूँगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, एस। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस आया। इसको सोल्व कीजिए। इनमें एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्रोमीन का 1 नंबर, फिर किसका, इसका 2 नंबर, फिर इनमें किसका, इसका 3 नंबर, और इसको किस 4 नंबर। कैसे जाओगे आप, 1 2 और 3 4, रास्ते में 4 आ सकता है। 1 2 3 आपको कैसे चलना है, 1 2 3 रास्ते में 4 आ सकता है, उस पर मत जाना, कहीं 1 3 मत कर देना। ऐसे 1 से पहले आप जाओगे किस पे, 2 पे, 2 से किस पे जाओगे, 3 पे। रास्ते में 4 आ सकता है। ये हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे भी हो जाए, सही बात। लेकिन ये डरने की जरूरत नहीं है। 1 2, 1 2 से पहले 4 नहीं आएगा। 1 और 2 तो चलोगे ही चलोगे, फिर हो सकता है 3 पहले आ जाए, हो सकता है 4 पहले आ जाए। इस बात का ध्यान रख लेना। हो सकता है 3 पहले आ जाए, हो सकता है 4 पहले आ जाए। तो ये क्या जा रहा है तुम्हारे पास में, ये जो कॉन्फ़िगरेशन, समझना भाई। अच्छा एक बात और, ये 4 नंबर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, अप और डाउन। तो आंसर क्या होगा, एज वेल एज होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास में ये जब तुमने चेक कर लिया तो ये कौन सा हो गया, राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या आएगा आर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 4 नंबर क्या है, लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट है भाई, लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो फिर आंसर को क्या कर देते थे हम, रिवर्स करते थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, एस आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, एस आएगा। ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा था अभी। इसका आंसर क्या आएगा, एस आएगा। ऐसे आपको RS नोमेनक्लेचर निकालने हैं। हो सकता है आज से पहले आपने किसी और तरीके से पढ़ रखा हो, यहाँ पे यही तरीका पढ़ाया जाएगा। बनाओ इसको। और ले एग्जाम्पल, गिल्सरेल्डिएंट CHO CH2OH OH H। यहाँ पे आप चेक कीजिए,
इनमें सबसे ज़्यादा किसको नंबरिंग करोगे, 1 नंबर इसको दोगे आप। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 4 नंबर इसको दोगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबसे कम होगा, कार्बन कार्बन का सेम। पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ है प्रेजेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इसमें कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो ये कितना नंबर, 2 नंबर। ये कितना नंबर, 3 नंबर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो 1 2 और रास्ते में क्या 4 आ सकता, 3। आप देखिए ये जो डायरेक्शन जा रहा है, ये डायरेक्शन जो जा रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, एस आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास में 4 नंबर है वो कहाँ, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा, रिवर्स होगा। तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा तुम्हारे पास में। बना लो ये। बना लो, फिर और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपन। बना लिया, और एग्जाम्पल देखिए आप लोग। भाई इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी COOH, ये H है, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पे भी OH। अब समझना है, इस कार्बन पे, ये किरेल कार्बन है, इस पे और इस पे अपने को कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। आई बात समझ। यदि इनमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है आपको अच्छे से, तुम्हारे पास में ये एग्जांपल सोल्व हो, तो सबसे पहले देखिए इस कार्बन पे डायरेक्ट अटैच कौन कौन है, कार्बन, इस तरफ भी कौन है, कार्बन। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ओपन करके इसको लिख देता हूँ। आई बात समझ में, अभी समझ में आ जाएगा। ये है कि नहीं। तो अब इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इस कार्बन के ऊपर बात करूँ, ओनली इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, ऑक्सीजन का, फिर किसका होगा, हाइड्रोजन का, 4 नंबर। अब इन दोनों में से देखिए कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। इस कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन का मतलब 3 ऑक्सीजन, 1 2 3। इसका मतलब समझा दिया था मैंने कैसे। इस कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो फिर किधर वाले को ज़्यादा नंबर मिलेगा, इस वाले को ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे 2 नंबर। इस वाले कार्बन को क्या मिलेगा, 3 नंबर। अब आप देख लीजिए, ये भाई जो RS कॉन्फ़िगरेशन निकलता है वो एक ही कार्बन पे निकलता है, एक ही किरेल कार्बन पे। तो इसको तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास में इस कार्बन की ये जो वैलेंसी है वो 3 नंबर वाली है। अब यहाँ पे देखिए, आप मूव कीजिए 1 2 3, यस या नो। 1 2 3 मूव करोगे तो ये कौन सा है,
एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम क्या बोलोगे, एस बोलोगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो 4 नंबर है वो किस पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो यानी कि आंसर रिवर्स होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा। सेम इस केस में नंबरिंग कैसे दोगे, जैसे इसमें दी थी 1 नंबर, ये कितना 4 नंबर, तो इसको कितना 2 नंबर, और इसका कितना 3 नंबर, क्या होगा 1 2, और ये क्या भैया 3। ये जो तुम्हारे पास में जा रहा है ये कौन सा जाएगा, तुम्हारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे होगा आर। आर का आंसर क्या करोगे, रिवर्स करोगे तो आएगा एस। तो ध्यान देना यहाँ पे इसका आ रहा है आर और इसका आ रहा है एस, बना लीजिए। ये जो तुम्हारे पास में टार्ट्रिक एसिड में आप देख लीजिए, ऊपर वाले का आर आ रहा है, नीचे वाले का एस आ रहा है। बना लिया होगा। नए एग्जाम्पल लें अपन यहाँ पे, और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं। सेम अभी नंबरिंग देना तो आ ही गया, 1 4 2 3, कैसे गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कहने का मतलब क्या आएगा, एस। एस का क्या आएगा, आर। आर क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान देना मैंने बोला था 4 नंबर लेफ्ट पे होने पर या राइट में होने पर क्या हो जाएगा, उसका आंसर रिवर्स होता है। यहाँ पे चेक, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर, 2 नंबर इसको दोगे, क्यों दोगे पता है, अभी सोल्व किया था। ये 3 नंबर, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, अभी तुम्हारे पास में एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी ए आएगा एस। 4 नंबर कहाँ है, राइट साइड में, तो आंसर क्या होगा, रिवर्स, तो क्या आएगा आर। तो इस केस में इसका भी आर आएगा, इसका भी क्या आएगा, आर आएगा, बना लीजिए। बनाओ भाई, मैं और एग्जाम्पल देख लेता हूँ आप लोगों के लिए।
देखो आपने वो जो स्टार्टिंग में एक नंबर पे एग्जांपल लगाया था वो गिल्सरेल्डिहाइड में क्या है, नोमेनक्लेचर आप लोगों ने कर लिया। अब मेंशन कीजिए 2 ब्यूटेनॉल के अंदर नोमेनक्लेचर। भाई ध्यान देना, ये जो सिलेबस में मेंशन है उन चीज़ों को तो देखना ही देखना है बस। 2 ब्यूटेनॉल में नोमेनक्लेचर देखना है भाई। उसने ये मेंशन करके दे दिया एग्जाम में, ये स्ट्रक्चर नेम 2 ब्यूटेनॉल। अब ये मेंशन करके दे दिया, किसी बच्चे को ये 2 ब्यूटेनॉल आता नहीं हो तो फिर वो कैसे करेगा, CH3 CH CH2 और CH3 OH, ये है 2 ब्यूटेनॉल। इसका फिर से प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लीजिए। बनाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कौन आएगा CH3, यहाँ पे कौन है CH2 और CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या भैया OH। आप इसको कैसे मिल कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कितना नंबर दोगे, 1 नंबर, यहाँ पे कितना नंबर दोगे, 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर। नंबरिंग करनी आनी चाहिए। ये क्या 1 2 और ये क्या भैया 3। कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या आएगा R। आंसर क्या रिवर्स होगा, क्या यस रिवर्स होगा, क्या आएगा S। तो ये जो तुम्हारे पास में 2 ब्यूटेनॉल है उसका आंसर क्या आएगा, S आएगा। चेक कर लेना भैया। ठीक है, मान लीजिए उसने, ये तो तुमने बना लिया, मान लीजिए उसने मेंशन करके तुम्हें ऐसे दे दिया, समझना, उसने तुम्हें ऐसे मेंशन करके दिया, उसने खुद ने बनाया तुम्हारे पास में एग्जांपल, और उसने मेंशन करके दिया OH H CH3 CH2 CH3, ये मेंशन करके दिया। तो ये कितना नंबर, 1 नंबर, ये 4 नंबर, और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो ये क्या हो गया 1 2 3। ये कौन सा डायरेक्शन है तुम्हारे पास में, 1 2 3। कौन सा डायरेक्शन है तुम्हारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो देट मीन्स कौन सा, एस। एस आंसर क्या होगा, रिवर्स क्या आएगा आंसर, आर। ये उसके ऊपर है कि यदि उसने नहीं दिया है तो आप कुछ भी बना सकते हो, उसने दिया है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, नेक्स्ट देखेंगे RS नोमेनक्लेचर किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड, RS नोमेनक्लेचर इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या था, CH, यहाँ पर COOH OH और CH3। यही है लैक्टिक एसिड। यस या नो, मेंशन कीजिए एक बार लैक्टिक एसिड को। ठीक है, अब इस लैक्टिक एसिड को मान लीजिए उसने मेंशन नहीं किया, ड्रॉ नहीं करके दिया है, तो आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे H और यहाँ पे OH। आप मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ करोगे, 1, ये क्या 2, ये क्या 3 और ये क्या आ गया 4। नंबरिंग करना आता है, क्या करोगे 1 2 3, ये गया तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या आएगा R। आंसर क्या रिवर्स होगा, क्या यस। तो ये क्या हो गया S। ये जो लैक्टिक एसिड है वो कौन सा है, S लैक्टिक एसिड है।
आई बात समझ में? मान लीजिए यही तुम्हारे पास में कैसे मेंशन हो, यहाँ पे हो OH, यहाँ H, यहाँ पे CH3, यहाँ COOH, ये मेंशन करके दे दे तो यहाँ पर कितना नंबर आएगा, 1 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, तो ये क्या हो गया 1 2 3। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा S, आंसर क्या होगा रिवर्स, तो क्या आएगा आंसर R, तो ये हो गया R। तो ध्यान देना लैक्टिक एसिड भी क्या हो सकता है, R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। बना लिया होगा। अब अपन वो एग्जाम्पल लेते हैं, वेज डेज वाले एग्जाम्पल लेके देखते हैं, वेज डेज वाले एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बोलो देखो जी, इसमें भी नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए नंबरिंग कीजिए, सबसे पहले तो नंबरिंग करनी आनी चाहिए आप लोगों को। क्या बोलोगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। आई बात समझ? कैसे करोगे, 1 2 और ये क्या 3 4। तो मुझे बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दैट मीन्स क्या आएगा R। आंसर क्या सेम रहेगा कि यस, 4 नंबर यदि डेज पे है तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिए। ये है मान लीजिए, तो यहाँ पे 1 नंबर कौन होगा, 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये कौन सा डायरेक्शन होगा तुम्हारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या आएगा तुम्हारे पास में S। अब मुझे बताओ आंसर क्या चेंज होगा कि यस, वेज पे है तो आंसर चेंज होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा R। पहले तो इन दोनों को बनाइए, फिर वो इवन चेंज का भी मतलब तरीका समझाता हूँ आपको। बना लिया होगा यहाँ तक का, इवन चेंज वाला देखिए आप लोग। कोई एग्जांपल है जी इसमें, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इवन चेंज करना पड़ेगा। कैसे भाई, FCl Br और क्या भैया I। यहाँ पे नंबर कीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर इस पे आ जाता है, तो आप आंसर कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको इवन चेंज करने पड़ेंगे। इवन चेंज का मतलब है इस 4 नंबर को आपको क्या है, इन दोनों में से किसी पोजीशन पे लेके आना है। समझना बात को, ठीक है। तो इवन चेंज करोगे तो एक चेंज, सबसे पहले तो इसको ऐसे कैसे बना लीजिए आप लोग, ऐसे कैसे बना लीजिए,
इवन चेंज करोगे तो इस 4 नंबर को आप क्या कर लीजिए, डैश पे लिया हो ना, 4 को डैश पे लाओगे तो ये 1 नंबर कहाँ चला जाएगा, 4 की जगह। ये तो 1 चेंज हो गया, ये 1 चेंज हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में 2 नंबर, और यहाँ पर कितना है 3 नंबर। ये आप लोगों ने चेंज किया, ठीक है। फिर क्या कीजिए आप लोग, एक चेंज और करोगे तो ये तो ओड चेंज हुआ, अब एक चेंज और कर दो तो इवन चेंज हो जाएगा। इसको तो अपनी जगह ही रख लो। आए बात समझ में? और जो चेंजेज है वो किस पे कर दो आप लोग भाई, या तो इसको चेंज कर लीजिए, आंसर रिवर्स कर दीजिए आप लोग। कहने का मतलब यदि मैंने इनमें चेंज कर दिया अब एक दूसरे में, तो ये 1 और ये 3, ये तुम्हारे पास में क्या है 4 नंबर, और ये कितना आ गया 2 नंबर। तो क्या आएगा, कैसे मूव करोगे 1 2 3, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में S, आंसर रिवर्स करोगे तो ये आ गया R। तो ये लो भैया, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, R। देख लीजिए भैया किस तरीके से निकाला गया है, वो सारी बात आपको आनी चाहिए। बना लीजिए इसको। ये तुम्हारे पास में क्या कंप्लीट हुआ, RS नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। कौन सा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ है, RS नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। आई बात समझ? अब अपन बात करेंगे DL नोमेनक्लेचर की। अब मेंशन कीजिए DL नोमेनक्लेचर। हाँ, तो RS नोमेनक्लेचर के बाद में आप मेंशन कीजिए DL नोमेनक्लेचर। RS कंप्लीट हो गया, अब मेंशन कीजिए DL नोमेनक्लेचर। DL नोमेनक्लेचर, मेंशन करना DL नोमेनक्लेचर, ठीक है। मेंशन करना DL नोमेनक्लेचर, और इसमें मेंशन करना इसके अंदर मेनली यूज इन शुगर केमिस्ट्री, मेनली यूज इन शुगर केमिस्ट्री। इस नामकरण का उपयोग शर्करा रसायन में किया जाता है, शर्करा रसायन में किया जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना D and L form are pair of enantiomer, D and L form are pair of enantiomer। D तथा L आपस में प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, आपस में प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। तो ध्यान देना ये जो नोमेनक्लेचर है वो किसके अंदर किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर किया जा रहा है। और कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पेरेंटल जो अपने यहाँ पे लिया है, मेंशन करना कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो पेरेंटल जिसको माना है वो क्या है, गिल्सरेडिएट। किसको माना है, गिल्सरेडिएट को। और इस गिल्सरेडिएट में ये देखा गया है कि इसमें ये बोला गया है कि यदि तुम्हारे पास में ये जो OH है, गिल्सरेडिएट, ये है गिल्सरेडिएट का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कि ये जो तुम्हारे पास में ये OH है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, ये जो OH है वो किस तरफ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो इस वजह से यहाँ जो इसका नोमेनक्लेचर करोगे वो आएगा L। आई बात समझ में? ये देखा गया यहाँ पे। और यदि ये तुम्हारे पास में राइट साइड में हो तो फिर आएगा इसके लिए क्या आएगा, D। राइट साइड में हो OH तो इसके लिए क्या आएगा आप लोगों के लिए, D नोमेनक्लेचर। मेंशन कर लीजिए। इसके बिहाफ पे अपन DL कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे।
सबसे अच्छी बात है डीएल कॉन्फ़िगरेशन है वो ओनली वन कायरल सेंटर पे चेक किया जाता है। पहले तो ये बना लीजिए आप लोग। बना लिया होगा। अब इसमें एक लाइन मेंशन कीजिए, डीएल कॉन्फ़िगरेशन डील्स ओनली, डीएल कॉन्फ़िगरेशन डील्स ओनली विद द वन कायरल सेंटर, डील्स ओनली विद द वन कायरल सेंटर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, डीएल विन्यास केवल एक ही कायरल केंद्र पर, केवल एक ही कायरल केंद्र से, केवल एक ही कायरल केंद्र के लिए दिया जाता है, एक ही कायरल केंद्र के लिए दिया जाता है। अब आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ रखा होगा ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। यहाँ पे यदि आप लोगों से नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाए तो ध्यान देना कि कैसे आप उसको नोमेनक्लेचर उनका करोगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन में। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सबको पता है ग्लूकोज के लिए, तो ध्यान देना कि यदि मैंने ग्लूकोज को मेंशन किया ऐसे, अब आप देखना ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबने देख रखा है, आई बात समझ में, H OH OH H H OH H OH और CH2OH, ये सबने देख रखा है। ऐसा नोमेनक्लेचर सबने देख रखा, मतलब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सबने देख रखा है। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, आई बात समझ में। इसका यदि मिरर इमेज बनाए हम तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिरर इमेज कैसे देखेंगे अपन इसको। CHO OH H OH OH H OH H और H, ये इसका मिरर इमेज है। अब यहाँ पर अपन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे, पहले तो इनकी स्ट्रक्चर बना लो, फिर हम इनमें नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो आपके लिए रूल मैं आपको बता दूँगा। बना लिया होगा। अब यहाँ पे रूल लिखिए वन बाय वन। हियर वी विल सी कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, हियर वी विल सी कॉन्फ़िगरेशन, हियर वी विल सी कॉन्फ़िगरेशन एट हाईएस्ट नंबर कार्बन, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर। हियर वी विल सी कॉन्फ़िगरेशन एट, हियर वी विल सी कॉन्फ़िगरेशन एट हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर। तो मान लीजिए हियर वी विल सी कॉन्फ़िगरेशन एट हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर। मान लीजिए इनमें आपको कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए यहाँ से एक नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि CHO LDH ग्रुप यहाँ है 1 2 3 4 5 और ये 6। आपको पता है ये जो कायरल कार्बन है ये है, जिनको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है। हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन कौन सा है, 5 नंबर। तो यहाँ पे अपन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, आई बात समझ में, यस या नो, यहाँ चेक करेंगे। पहला रूल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, डीएल नामकरण में सबसे उच्चतम नंबर वाले या सबसे ऐसे मेंशन करना, डीएल विन्यास में उच्चतम संख्या वाले किरेल कार्बन पर
विन्यास को देखा जाता है, विन्यास को देखा जाता है। सेकंड मेंशन कीजिए, नंबरिंग अप टू डाउन, कभी भी जब नंबरिंग करोगे वो क्या करोगे, अप टू डाउन। नंबरिंग, सेकंड स्टेटमेंट मेंशन कीजिए, नंबरिंग अप टू डाउन, ये नंबरिंग ही होगी। नंबरिंग क्या होगी, अप टू डाउन। जैसे मैं मेंशन करना चाहूँ तुम्हारे पास में CHO, CH2OH, H और OH, तो नंबरिंग कैसे करोगे, अप टू डाउन, 1 2 3, नंबरिंग अप टू डाउन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, नंबरिंग ऊपर से नीचे की ओर होती है, नंबरिंग ऊपर से नीचे की ओर होती है। थर्ड स्टेटमेंट लिखना, इफ नंबरिंग डाउन टू अप देन आंसर रिवर्स, इफ नंबरिंग डाउन टू अप देन आंसर रिवर्स। मान लीजिए ये हो CH2OH, ऐसे मेंशन हो तुम्हारे पास में CHO और यहाँ OH और क्या आ गया H, ये ऐसे ना, ऐसे हो, समझना बात को। तो क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 और ये क्या भैया 3, तो आंसर क्या करोगे, यहाँ पर रिवर्स करोगे, रिवर्स आंसर क्या करोगे, बदल देना आप लोग। ये दूसरा तीसरा रूल है यहाँ पर। इफ नंबरिंग अप टू डाउन, इफ नंबरिंग डाउन टू अप, यानी कि डाउन टू अप देन आंसर रिवर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में समझना, यदि नंबरिंग नीचे से ऊपर की ओर होती है तो आंसर को बदल दिया जाता है। अब जो DL नोमेनक्लेचर है वो तो आपको किस बेस पे दे रहे हो, H, अब OH नीचे आ जाए तब आई बात समझ में, ये HOH का सिस्टम नहीं समझ में बैठ रहा हो तो HOH होने चाहिए भैया, जरूरी है इसके लिए। तो मेंशन करना, इफ नेसेसरी देन इवन चेंज अप्लाई, इफ नेसेसरी देन इवन चेंज अप्लाई, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर सम परिवर्तन किए जाते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हो CH2OH, यहाँ पे है H और यहाँ पे है OH। अब इस केस में हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान देना इस H और OH का ही तो कहानी थी यहाँ पे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इवन चेंज। देखो कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए मैंने इस H को इस तरफ ले आया, आई बात समझ में, ये यहाँ पे H आ रहा है तो ये तो एक चेंज ही हुआ, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूँ, ये H इस तरफ आ जाए तो ये एक चेंज हो गया, फिर ये OH इस तरफ चला जाए, जैसे मैं करना चाहूँ तो एक चेंज तो इनमें कर दो आपस में, इसको फिक्स रख लो, इसको तो फिक्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिक्स रख लो। तो यहाँ पर क्या आ गया, CHO, इसमें चेंज किया तो ये H हो गया, ये OH हो गया और ये CH2OH हो गया। लेकिन ध्यान देना ये एक ही चेंज हुआ है तो ओड चेंज हुआ है। इवन चेंज करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CHO, एक चेंज इनमें भी करना पड़ेगा अब आप लोगों को। तो ये तो H, ये OH और यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या आया, CH2OH। नंबरिंग कर लो 1 2 और 3, आई बात समझ। अब आप कर सकते हो इस चीज़ को, ये बना लो ताकि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। बना लिया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल,
देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ये 4 क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप लोग। देखिए सोल्व करें इनको। यहाँ पे नंबरिंग कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, सही नंबरिंग चल रही है। आप ये देखिए लास्ट जो किरेल कार्बन पे है, यहाँ जो H है, ये जो OH है वो कौन से साइड में है, ये है राइट साइड में, राइट साइड में है बात समझ। तो राइट साइड में है तो इस वजह से ध्यान देना, लेफ्ट साइड में होने पर L, राइट साइड में होने पर D, तो ये क्या है, इसे बोलेंगे डी ग्लूकोज। ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज है। इसमें चेक कीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या 6, ये लास्ट किरेल कार्बन पे ये कौन सी साइड में है, OH लेफ्ट साइड में, इसलिए ये क्या है, एल ग्लूकोज। अब आपको समझ में आ गया होगा एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके लिए देखें नंबरिंग क्या यहाँ से करोगे, नहीं, नंबरिंग यहाँ से करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अप टू डाउन नंबरिंग हो रही है, डाउन टू अप नंबरिंग हो रही है। तो यहाँ पे अब आंसर रिवर्स होगा। चेक किस पे करोगे, इस पे ही करोगे, चेक तो इस पे ही करोगे, यस या नो, हाईएस्ट किरेल कार्बन नंबरिंग जिसको मिल रही है। तो ये कौन सा साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया, ये एल होगा, तो ये एल नहीं है, इसको क्या बोलोगे आप, डी ग्लूकोज, क्योंकि आंसर रिवर्स होगा। तो ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। आप देखिए इसको हमने इसे रोटेट ही तो किया है, यूँ ही तो किया है। इसके लिए चेक कीजिए, यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6 ये। लेकिन ध्यान देना अब यहाँ पे OH इस पे आ रहा है, तो आप बता ही नहीं सकते कि ये लेफ्ट है कि राइट है। तो इसके लिए अब आपको इवन चेंज करने पड़ेंगे। इवन चेंज के लिए आपको क्या करना है, कीजिए, समझना बात को। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, R मान लिया, सपोज दैट, तो ये क्या है, HOH CH2OH, पूरे को R मान लिया। अब आप इसके अंदर चेंज करोगे तो कैसे करोगे भाई, इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है, लास्ट वाले पे तो इस पे तो चेक कर रहे हैं, है बस। तो यहाँ तो CH2OH आएगा ही आएगा। अब CH2OH आएगा तो ये OH इधर चला जाएगा, तो ये एक चेंज, लेकिन इधर ना जाके इधर भेज दो इसको, OH को, H को इधर भेज दो, तो ये इवन चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये जो OH है ये कौन सी साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, इसलिए ये तुम्हारे पास में किसका एग्जाम्पल हो गया, एल ग्लूकोज का। किसका एग्जाम्पल हो गया, एल ग्लूकोज का। समझना बात को कि भाई इसमें हमने एक चेंज किया तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH, और यहाँ पर OH और यहाँ पर H, और ये दूसरा चेंज किया अपन ने, तो 2 चेंज होते ही तुम्हारे पास में इवन चेंज हो जाएगी। उसमें क्या किया हमने कि दूसरे चेंज में क्या किया, ये OH इधर आया, H इधर आया, 2 चेंज करने पड़ेंगे, एक चेंज मत कर देना, तब जाके काम बैठेगा। ये बना लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल बना लीजिए आप।
बना लिया। इसी के साथ में तुम्हारे पास में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आप मेंशन कीजिए कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस या कन्फर्मेशनल या कन्फर्मेशंस, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना सरूपण समाव्यता, सरूपण समाव्यता। और इसमें लिखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कन्फर्मेशनल आइसोमर आर, कन्फर्मेशनल आइसोमर आर सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स that can be converted into sorry converted into one another by rotation around a single bond, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना एकल बंध पर मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप परमाणुओं की विभिन्न सापेक्ष त्रिविम व्यवस्थाएं जो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाती है, उन्हें अणु के सरूपण या सरूपी समावयवी कहते हैं। सरूपण या सरूपी समावयवी कहते हैं। आई बात समझ? देखिए ये जो आपके पास में सरूपण समाव्यता है, इसके अंदर तुम्हारे पास में दो फॉर्म बनेगी, एक तो स्टगर्ड फॉर्म होती है, एक एक्लिप्स फॉर्म होती है। जैसे न्यूमेन के अंदर में इसको समझने की कोशिश करूँ, बात को समझना कि यहाँ पे अभी ये सारे प्रोजेक्शन आपको समझा रखे थे। जैसे यहाँ पे है H और H, इसके बेक, ये जो तुम्हारे पास में रिंग वाला है, ये बेक वाले क्या है, हाइड्रोजन को मेंशन कर रहा है, जिसको अपन ने डैश से डिनोट किया है। आई बात समझ में? यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो है 0 डिग्री। थीटा है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ठीक है ना, मतलब ये जो तुमने एंगल लिया है ये थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। तो इस फॉर्म को बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? एक्लिप्स फॉर्म। तो ये जो एक्लिप्स कन्फर्मर है वो कहाँ मिलता है अपने को? इसके लिए जो डाईहेड्रल एंगल है, डाईहेड्रल जो एंगल होता है, डाईहेड्रल जो एंगल है तुम्हारे पास में, द्वितल कोण जो है, द्वितल जो कोण है वो क्या क्या मिलेगा? 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री पे ये तुम्हें क्या मिलेगा? एक्लिप्स फॉर्म मिलेगी। 120 डिग्री होना चाहिए। इस पे भी क्या मिलेगा आपको? एक्लिप्स मिलेगा। 240 डिग्री पे भी एक्लिप्स मिलेगा। 360 डिग्री पे भी क्या मिलेगा? एक्लिप्स फॉर्म मिलेगा। बाकी जितने भी अब तुम्हारे पास में एंगल रह गए, जैसे मैंने इसमें रोटेशन करवाया थोड़ा, और रोटेशन से तुम्हारे पास में समझना, यहाँ पे आपने जब रोटेशन करवाया तो ये H H H H H और H, ये जो तुम्हारे पास में थीटा है, ये थीटा कितना है? 60 डिग्री का है। तो इसे बोलेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मर।
इसे क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्म। हिंदी में इसे बोलते हैं ग्रसित स्वरूपण। ये है ग्रसित रूप हो गया और ये इसका सांतरित रूप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा डिग्री, जो थीटा होगा, जो डाईहेड्रल एंगल होगा, आई पास में जो द्वितल कोण का मान होगा वो होगा 60 डिग्री होगा। वो होगा तुम्हारे पास में 60 डिग्री होगा, और वो होगा तुम्हारे पास में 180 डिग्री होगा, और वो होगा 300 डिग्री। ये तीन कोण तुम्हारे पास में किसके लिए होंगे, स्टैगर्ड फॉर्म के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या बोलेंगे कि इसकी जो एक्लिप्स फॉर्म, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए एक्लिप्स फॉर्म के लिए जो स्टेबिलिटी होती है, वो कम होती है इसकी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी है ना, एक्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान देना कि तुम्हारे पास में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इनके अंदर ज़्यादा रिपल्सन होगा, वहाँ रिपल्सन कम मिलेगा। पहले तो इसको बनाइए। बना लिया होगा आप लोगों ने। चले अपन आगे, आगे देखिए। मेंशन करना कन्फर्मेशन ऑफ एथेन, एथेन के स्वरूपण। 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 आई बात समझ में? देखिए, ये तुम्हारे पास में कौन है, एथेन है, समझना बात को। ये कौन है, एथेन है। अब इनके जो अपन स्वरूपण देखेंगे, वो सबसे पहले मैं देखूंगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहला अपन देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन कर लेना न्यूमैन प्रक्षेपण। तो देखिए न्यूमैन प्रक्षेपण में क्या होता है, बात को समझना। ये मैंने उस दिन समझा दिया था। ये जो तुम्हारे पास में डॉट होता है, ये क्या होता है, ये डॉट वाला जो कार्बन है, ये तुम्हारे पास में फ्रंट कार्बन है, और ये जो साइकिल वाला है, ये तुम्हारे पास में बैक कार्बन है। ये बैक कार्बन को डिनोट करता है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो CH3 है, इसके देखो ये 3 हाइड्रोजन ये रे मेंशन। तो बैक वालों को जब आप ड्रॉ करोगे तो उसको क्या है, डैश लाइन से ड्रॉ कीजिए, जिसे या अलग कलर पेन से ड्रॉ कीजिए। आई बात समझ? तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है। आई बात समझ? यदि मैं इस न्यूमैन का स्टैगर्ड बनाना चाहूँ तो स्टैगर्ड कैसे बनेगा, तुम्हारे पास में यहाँ H H H, आई बात समझ? यहाँ पे भी H H और H। यहाँ थीटा कितना डिग्री है, यहाँ थीटा है 60 डिग्री है, और इसे बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म।
बना लिया होगा, न्यूमेन प्रोजेक्शन बना लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका सोर्स रिप्रेजेंटेशन बनाइए इसका। इसके लिए बनाइए क्या भैया, सोर्स रिप्रेजेंटेशन। सोर्स रिप्रेजेंटेशन, सोर्स सूत्र, ठीक है। ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है कि यहाँ एक्लिप्स बनाना है तो दोनों हाइड्रोजन को जैसे नीचे बना लीजिए, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल हो रहा है, ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल हो रहा है, ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है एक्लिप्स फॉर्म। स्टगर्ड फॉर्म में क्या होगा, स्टगर्ड फॉर्म में मान लीजिए ये एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी फॉर्म होंगी। ये देखिए ये एक दूसरे के क्या होंगी, एंटी फॉर्म होंगी, ठीक है। ये देखिए ये इसके एंटी है, ये इसके एंटी है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेंशन कर दीजिए आप। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म है। बना लो भैया इसको फटाफट। बना लिया यहाँ तक का। अब मेंशन कीजिए इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या मेंशन कीजिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। पूछता है, ध्यान देना, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे पास में एक्लिप्स और स्टगर्ड है, इनके अंदर एक्लिप्स फॉर्म को यदि स्टगर्ड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी क्या होगी, वहां से रिलीज होगी। यदि तुम स्टगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां रिपल्सन होगा। तो कहने का मतलब है कि अपने पास में यहाँ पे ये डायग्राम जिसमें बनाना चाहूँ, समझना बात को, ये जो एनर्जी है आपकी भाई ये पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे थीटा है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी को भी देख लीजिए आप। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी मेंशन कर लीजिए ये स्टैगर्ड फॉर्म। ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो फिर ये कौन सी फॉर्म होगी, ये एक्लिप्स फॉर्म होगी। ये एक्लिप्स फॉर्म होगी। और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो है 3 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये बनाइए। कई बुक में ये ऐसे भी दिया हुआ मिल सकता है आप लोगों को, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये तुम्हारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, ये थीटा ऐसे मेंशन करके दे दे। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एक्लिप्स फॉर्म की, तो यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म बनाना ऊपर, आई बात समझे। तो यहाँ पे भी एक्लिप्स फॉर्म बनेगा।
सॉरी, यहाँ के भी एक एक्लिप्स फॉर्म बनेगा। और यहाँ पे जो बनेगी ये स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी, और ये जो एनर्जी गैप होगा इनके बीच में, मतलब यहाँ स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी तुम्हारे पास में। ये है 3 किलो कैलोरी, अरे यार, किलो कैलोरी पर मोल। ये लोग हैं, ये इनको कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, टॉर्सनल एनर्जी है ये। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है प्रोपेन। मेंशन करना प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH3 CH2 और CH3, यही तो है, यही तो प्रोपेन है। कहने का मतलब इस प्रोपेन में हुआ क्या है, उस एक हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे मैं यदि न्यूमेन बनाना चाहूँ, भाई बात को समझना हर चीज़ पे यहाँ पे, ठीक है ना भाई। मैंने यदि यहाँ न्यूमेन फॉर्मूला बनना चाहूँ, न्यूमेन, आप पूरा लिख लेना, न्यूमेन प्रक्षेपण यदि मेरे को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा कि यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला कार्बन है उस पर यहाँ क्या है, H की जगह क्या आ गया, CH3। बाकी इस बेक पे, ये जो बेक वाला कार्बन है उस पर तो अभी भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मेंशन है। इसे कौन सी फॉर्म बोलेंगे अपन, एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। इसका स्टेगर्ड बनाना हो मुझे प्रोपेन का, तो स्टेगर्ड कैसे बनेगा, CH3H H, यहाँ पे H H और H, ये इसकी स्टेगर्ड फॉर्म है बात समझ। इसका सोर्स बनाना चाहिए अपन, इसका सोर्स रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। सोर्स रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए इसका, आई बात समझ में। तो सोर्स कैसे बनाओगे, समझना बात को, कि यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने, भाई जो तुम CH3 रखो उस पर थोड़ा सा ये ध्यान देना, थोड़ा सा, आई बात समझ में भाई। यदि आप लोगों को सोर्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे इसका सोर्स रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए CH3 H H H और यहाँ पे H H, ठीक है ना। ये इसकी कौन सी है, एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है। इसके स्टगर्ड फॉर्म यदि आप बनाना चाहो तो CH3 और ये H, आई बात समझ में। यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ CH3 और यहाँ क्या आएगा, H, तो यहाँ पे क्या है, H H, यहाँ पे H और H। ये कौन सी फॉर्म है, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म बना लो यहाँ तक। बना लो भैया यहाँ तक।
ठीक है, बना लिया। नेक्स्ट मेंशन करना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या देखोगे इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में? मैं मान लीजिए आपने ये वाला डायग्राम बनाया, ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। तो एक्लिप्स फॉर्म कौन सी होगी भाई इसकी? ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म है। यहाँ पे ये थीटा है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इसके लिए जो टॉर्सनल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, वो कितनी होगी? 3.7 किलो कैलोरी पर मोल, उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। ये होगी 3.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लो भैया। ये प्रोपेन के कन्फर्म कंप्लीट हो गए हैं। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अब जो तुम्हारे पास में ब्यूटेन और जो तुम्हारे पास में साइक्लोहेक्सेन है, उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे अपन। जो ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन है उनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। ये टॉर्सनल स्ट्रेन है, दैट मीन्स इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 3.7 किलो कैलोरी पर मोल क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन कम होगा। इसमें रिपल्सन कम है, इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बना लीजिए यहाँ तक का।